जी स्टार्ट करें, सारे आ गए हैं लोग। ओके, लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। ये भी डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स से रिलेटेड है। If a compression member is supported differently with respect to each of its principal axes, the effective length will be different for two directions. ओके, कंप्रेशन मेंबर अगर डिफरेंट जो प्रिंसिपल एक्सेस हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंट टाइप से कनेक्टेड है, जिस तरह हमने स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में पढ़ा था कि कुछ कॉलम्स की जो सपोर्ट्स हैं वो डिफरेंट एक्सेस के अबाउट डिफरेंट हैं। हमने स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसमें कॉलम की टॉप थी वो एक एक्सिस के अबाउट बकलिंग के लिए जो है वो एज ए फ्री एंड ऐड कर रहे थे, और दूसरे एक्सिस के अबाउट बकलिंग में वो पिन कनेक्टेड सपोर्ट थी। तो इस केस में, इस तरह का केस अगर होगा तो जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो दोनों डायरेक्शंस में डिफरेंट होगी। तो प्रीवियसली जब इफेक्टिव लेंथ सेम थी दोनों एक्सिस के अबाउट, तो हम जो मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन जो वो यूज़ करते थे। लेकिन जब इस तरह का कोई केस हो, इसमें इफेक्टिव लेंथ डिफरेंट हो दोनों एक्सिस दोनों डायरेक्शंस में, तो उस केस में हम जब वो लार्जर जो इफेक्टिव लेंथ है उसको हम यूज़ करेंगे डिज़ाइन के लिए। एंड फिगर ऑन नेक्स्ट स्लाइड, ए डब्ल्यू शेप इज यूज्ड एज ए कॉलम एंड इज ब्रेस्ड बाय हॉरिजॉन्टल मेंबर्स इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस एट द टॉप। तो नेक्स्ट फिगर के अंदर डब्ल्यू शेप जो है वो यूज़ की गई है एज ए कॉलम। इसके जो टॉप जो सपोर्ट है वो दोनों एक्सिस के अबाउट जो है वो पिन कनेक्टेड है, बॉटम भी पिन कनेक्टेड है। द मेंबर प्रिवेंट्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है वो ब्रेसिंग एलिमेंट जो है वो प्रोवाइड किया गया मिड हाइट के ऊपर। ये बीम हो सकती है या कोई भी दूसरा एलिमेंट हो सकता है जो कि जो माइनर एक्सिस है, मींस जो वाई एक्सिस है उसके अबाउट बकलिंग को प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस माइनर एक्सिस के अबाउट जो बकलिंग हो रही है उसकी शेप आपको जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, सेंटर पे मिड हाइट पे एक बीम या कोई ब्रेसिंग एलिमेंट कनेक्टेड है जो कि पिन कनेक्टेड है इस कॉलम के साथ। तो वहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है उसको वो प्रिवेंट कर रही है, कॉलम की जो डिस्प्लेसमेंट है सेंटर पे उसको प्रिवेंट कर रही है। तो इस केस में जो बकलिंग शेप होगी वो इस तरह से होगी। लेकिन जो मेजर एक्सिस है, मीन्स वाई एक्सिस के अबाउट बकलिंग के केस में इस डायरेक्शन में कोई लेटरल सपोर्ट नहीं है यहाँ पे मिड हाइट पे। तो यहाँ पे जो वो बकल शेप जो है वो इस तरह से होगी। तो अब इस केस में दोनों एक्सिस के अबाउट जो इफेक्टिव लेंथ है वो डिफरेंट है। यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ 13 फीट है। ठीक है, इन दोनों में से जो भी ग्रेटर वैल्यू होगी वो हम लेंगे। यहाँ चूँकि सेम है 13 फीट, तो इसकी इफेक्टिव लेंथ 13 फीट होगी। माइनर एक्सिस बकलिंग के लिए, माइनर एक्सिस का मतलब ये होता है कि वाई एक्सिस, डब्ल्यू शेप का जो माइनर एक्सिस होता है वो वाई एक्सिस होता है। मीन्स वो एक्सिस जिसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मिनिमम है। और जो मेजर एक्सिस है जो कि एक्स एक्सिस है डब्ल्यू शेप के लिए, मेजर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो मैक्सिमम होता है। उस केस में जो इफेक्टिव लेंथ है वो 26 फीट है। तो अब इस तरह का जब आपके पास केस आ जाए, इसमें इफेक्टिव लेंथ डिफरेंट है डिफरेंट एक्सिस के अबाउट, उसको हमने किस तरह से डिज़ाइन करना है वो हम जो है वो आज के लेक्चर में जो है वो स्टडी करेंगे। Under these conditions, the member can be treated as pin connected at the top. For the same reasons, the connection to the support at bottom may also be treated as pin connection. इसमें जो टॉप और बॉटम का जो कनेक्शन है वो पिन कनेक्शन एज्यूम कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने एज्यूम किए हैं। Generally speaking, a rigid or fixed condition is very difficult to achieve, and unless some special provisions are made, ordinary connections will usually closely approximate a hinge or pin connection. Okay, rigid या fixed connection जो है वो provide करना वो difficult है, उसके लिए special provisions जो हैं वो provide करनी पड़ती हैं। इसमें आप ये ensure करेंगे कि बिल्कुल rotation possible ना हो।
लेकिन आप अगर ऑर्डिनरी कनेक्शन जो वो प्रोवाइड करते हैं, बोल्टेड कनेक्शन है या वेल्डेड कनेक्शन है, तो उसमें थोड़ी बहुत रोटेशन के चांसेस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह के केस में हम उसको फिक्स्ड कनेक्शन जो वो कंसिडर नहीं कर सकते, उसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं हिंज कनेक्शन या पिंज कनेक्शन से। तो अनलेस के आपने बिल्कुल उसको इस तरह से फिक्स कर दिया कि बिल्कुल रोटेशन अलाउड नहीं है, रेडियंस में जो स्मॉल रोटेशन है वो भी अलाउड नहीं है, तो आप जो है वो उसको फिक्स्ड अज्यूम कर सकते हैं, वरना आप उसको हिंज कनेक्शन जो है वो अज्यूम करेंगे। एट मिड हाइट द कॉलम इज ब्रेस्ड बट ओनली इन वन डायरेक्शन। तो हमने फिगर में देखा था मिड हाइट पे कॉलम जो ब्रेस्ड है, मीन ब्रेसिंग प्रोवाइड की गई है, लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड की गई है, लेकिन सिर्फ एक एक्सिस के अबाउट, माइनर एक्सिस के अबाउट, मेजर एक्सिस के अबाउट जो ब्रेसिंग जो है वो प्रेजेंट नहीं है। दिस बेस प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन परपेंडिकुलर टू द वीक एक्सिस ऑफ द क्रॉस सेक्शन बट प्रोवाइड्स नो रिस्ट्रेंट परपेंडिकुलर टू द स्ट्रॉन्ग एक्सिस। तो ये वीक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो है वो लेटरल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को प्रिवेंट कर रही है, लेकिन मेजर जो स्ट्रॉन्ग एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस है, उसके परपेंडिकुलर जो डिस्प्लेसमेंट है उसको प्रिवेंट नहीं कर रही। ठीक है। इफ द मेंबर वर टू बकल अबाउट मेजर एक्सिस द इफेक्टिव लेंथ वुड बी 26 फीट। अब अगर तो सेक्शन जो वो मेजर एक्सिस के अबाउट बकल करता है, मीन इस तरह से इस डायरेक्शन में बकल करता है, तो इसकी इफेक्टिव लेंथ 26 फीट है। और अगर माइनर एक्सिस के अबाउट इस तरह से बकलिंग होती है, तो इसकी इफेक्टिव लेंथ जो वो 13 फीट होगी। its strength decreases with KL over R, a column will buckle in the direction corresponding to the largest slenderness ratio. तो कॉलम जो है वो इस डायरेक्शन में बकल करेगा जिस डायरेक्शन में स्लेंडरनेस रेशियो जो है वो मैक्सिमम होगी। सो के एक्स एल ओवर आर एक्स मस्ट बी कंपेयर विद के वाई एल ओवर आर वाई। तो इस तरह के केस में हमने के एक्स एल ओवर आर एक्स मीन्स एक्स एक्सिस बकलिंग के केस में जो स्लेंडरनेस रेशियो है उसको हमने कंपेयर करना वाई एक्सिस बकलिंग के करस्पॉन्डिंग जो स्लेंडरनेस रेशियो है। तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी कॉलम की, वो इनमें से जो लार्जर रेशियो है उसके करस्पॉन्डिंग हम डिटरमिन करेंगे। मीन्स अगर एक्स एक्सिस के अबाउट स्लेंडरनेस रेशियो ज़्यादा है तो हम जो स्ट्रेंथ है वो एक्स एक्सिस के हिसाब से लेंगे, और अगर वाई एक्सिस के अबाउट स्लेंडरनेस रेशियो मैक्सिमम है तो हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो वो वाई एक्सिस के हिसाब से लेंगे। के एग्जांपल जो वो सॉल्व करते हैं। A W12 by 58 section 24 feet long is pinned at both ends and braced in the weak direction at the third points as shown in figure. A 992 steel is used. Determine the variable compressive strength. केस में W12 by 58 सेक्शन जो यूज़ किया गया एज ए कॉलम, जिसके दोनों एंड्स टॉप और बॉटम एंड जो पिन कनेक्टेड हैं, और वीक डायरेक्शन जो कि वाई डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में 1/3 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो ये ब्रेस्ड है। हर थर्ड पॉइंट के ऊपर जो वो ब्रेस्ड है, तो इसका मतलब है कि दो ब्रेसिंग जो है वो प्रोवाइड की गई हैं इक्वल डिस्टेंस के ऊपर। तो इसमें एक्स डायरेक्शन में ब्रेसिंग प्रोवाइड नहीं की गई, ठीक है, और वाई डायरेक्शन में जो वो थर्ड पॉइंट्स के ऊपर जो वो ब्रेसिंग प्रोवाइड की गई। हमने इस कॉलम की जो अवेलेबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो फाइंड करनी है। सबसे पहले हम दोनों एक्सिस के अबाउट जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो कैलकुलेट करेंगे। एक्स एक्सिस के अबाउट जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो के एक्स जो है वो 1 है, टॉप और बॉटम एंड पिन कनेक्टेड है, के की वैल्यू 1 है, जो अनस्पॉटेड लेंथ है वो 24 फीट है, और आर एक्स 5.28 है। ये इस सेक्शन के लिए W12/58 के लिए जो प्रॉपर्टीज टेबल में से आप ले सकते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में हमारे पास जो है वो स्लेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट कर ली। उसके बाद वाई डायरेक्शन में स्लेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट करेंगे। के वाई भी 1 होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में भी दोनों एंड्स जो हैं वो पिन कनेक्टेड। अगर आप ये स्पैन अज्यूम करते हैं तो इसका टॉप और बॉटम एंड भी पिन कनेक्टेड है। आप दरमियान वाला अज्यूम करते हैं तो भी पिन है, और बॉटम वाला जो पोर्शन है स्पैन है इसको कंसिडर करते हैं तो भी पिन कनेक्टेड है। आप चाहोगे ये सेम है, सारी जो लेंथ्स हैं वो सेम हैं स्पैन्स, तो आप कोई भी एक अज्यूम कर सकती हैं, कंडीशन सेम आर जो स्लेंडरनेस रेशियो वो सेम रहेगी। लेकिन अगर ये डिफरेंट हों
तो आप जो मैक्सिमम लेंथ है वो यूज़ करेंगे। ओके, इसमें जो लार्जर सिलेंडरनेस रेशियो वो कंट्रोल करेगी। इस तरह हमारे केस में एक्स एक्सिस के रेफरेंस से जो सिलेंडरनेस रेशियो है वो कंट्रोल कर रही है। तो इस सिलेंडरनेस रेशियो के कॉरस्पॉन्डिंग हम टेबल 4.22 में से के एल ओवर आर की वैल्यू जो है वो ले लेंगे। ये एल की वैल्यू 12 क्यों दी है? 12 नहीं है, ये टोटल एल की वैल्यू 24 मल्टीप्लाई बाई 12 इंचज़ में कन्वर्ट करने के लिए। के की वैल्यू 1 है, सही के एक्स की वैल्यू 1 है, सही, तो यहाँ पे नहीं लिखी गई। ठीक हो टेबल गया। 4.22 को यूज़ करेंगे। के एल और आर के कॉरस्पॉन्डिंग 5 सी एफ सी आर की वैल्यू आप ले लेंगे और ग्रॉस एरिया से मल्टीप्लाई करके आप डिज़ाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह से आप जब वो इस तरह के केस में डिज़ाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंस ये आएगा कि आपने स्टैंडर्ड रेशियो कैलकुलेट करनी है पहले, और फिर आपने डिटरमाइन करना है कि कौन से स्टैंडर्ड रेशियो कंट्रोल करेगी। ओके, उसके बाद अगर हमने इस तरह के केस के लिए कॉलम लोड टेबल्स को यूज़ करना है, तो कॉलम लोड टेबल्स जो हैं वो उस जो वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो इफेक्टिव लेंथ है, उस इफेक्टिव लेंथ के लिए जो है वो टेबल्स बनाए गए हैं। तो अगर इस तरह के केस आ जाए तो इस तरह से एग्जांपल में अगर एक्स डायरेक्शन वाली सिलेंडरनेस रेशियो कंट्रोल कर रही है, हम कॉलम लोड टेबल्स को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हमने एक इक्विवेलेंट सिलेंडरनेस जो इक्विवेलेंट इफेक्टिव लेंथ है वो कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि जो टेबल्स हैं वो कोरस्पॉन्डिंग टू के वाई एल जो है वो गिवन है। कि एक्स एल को अगर आपने यूज़ करना है उन टेबल्स के अंदर, तो आपको पहले इक्विवेलेंट जो इफेक्टिव लेंथ है वो कैलकुलेट करनी होगी। तो इक्विवेलेंट इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करने के लिए जो हम पहले देख लेते हैं कि बेसिकली वो टेबल बनाए किस तरह के हैं। जो कॉलम लो टेबल्स हैं वो किस तरह से हमने जो है वो फॉर्मुलेट किए हुए हैं। सबसे पहले के एल को हमने डिवाइड किया था आर वाई से। आर वाई चूँकि डब्ल्यू के एक सेक्शन में मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, इसलिए इसको आर वाई से डिवाइड करके जो सिलेंडरनेस रेशियो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ सी आर की वैल्यू कंप्यूट की गई थी, और फिर उस एफ सी आर की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग 5 सी पी एन या पी एन ओवर ओमेगा सी की वैल्यू कंप्यूट करके उस टेबल के अंदर जो प्रोवाइड की गई है। अब अगर आपने के एक्स एल के लिए वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या क्या करेंगे, हम इक्विवेलेंट जो इफेक्टिव लेंथ है वो कैलकुलेट करेंगे। इक्विवेलेंट इफेक्टिव लेंथ के एल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, के एक्स एल को डिवाइड करेंगे आर एक्स और आर वाई रेशियो के साथ। एक्स डायरेक्शन में जो इफेक्टिव लेंथ है उसको हम आर एक्स और आर वाई रेशियो से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो वो इक्विवेलेंट इफेक्टिव लेंथ आ जाएगी। फिर उस इक्विवेलेंट इफेक्टिव लेंथ को हम जो है वो कॉलम लोड टेबल्स के अंदर जो वैल्यूज़ गिवन हैं वहाँ से हम स्ट्रेंथ ले सकते हैं। तो इसको अगर हम टेबुलेटेड लोड जो है वो अगर हम ये इक्विवेलेंट इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करते हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लोड कैलकुलेट करेंगे वो बेसिकली के एक्स एल ओवर आर एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू दे रहा होगा। अगर आप डायरेक्टली के एक्स एल को यूज़ कर लेंगे उस टेबल के अंदर, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो वैल्यूज़ गिवन है वो के एक्स एल के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं गिवन, बल्कि वो के वाई एल के कॉरस्पॉन्डिंग गिवन है। तो जब आपने के एक्स एल को यूज़ करना है तो आप डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इक्विवेलेंट इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करेंगे के एक्स एल को आर एक्स आर वाई रेशियो से डिवाइड करके। तो एग्जांपल सॉल्व करते हैं। द कंप्रेशन मेंबर शोन इन फिगर is pin connected at both ends and supported in the v direction at mid height। v डायरेक्शन में मिड हाइट पे जो वो लेटरली सपोर्टेड है, ब्रेसिंग प्रोवाइड की गई है। A service load of 400 keeps with equal parts of dead and live loads must be supported। जो लोड है, टोटल सर्विस लोड गिवन है 400 कीप्स, इसके अंदर हाफ पोर्शन जो वो लाइव लोड का और हाफ पोर्शन जो वो डेड लोड का है। तो मीन्स 200 कीप्स जो वो लाइव लोड है और 200 कीप्स ही डेड लोड है। यूज एफ वाई इज इक्वल 50 KSI एंड सेलेक्ट द लाइटेस्ट डब्ल्यू शेप। इसमें ये जो मेजर माइनर एक्सिस बकलिंग है और ये मेजर एक्सिस बकलिंग है। माइनर एक्सिस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड की गई है मिड हाइट के ऊपर, लेकिन एक्स डायरेक्शन जो मेजर एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर सपोर्ट प्रोवाइड नहीं की गई।
फैक्टर लोड कैलकुलेट करेंगे 1.2 टाइम्स डेड लोड प्लस 1.6 टाइम्स लाइव लोड। उसके बाद हम अज्यूम करेंगे कि जो वीक डायरेक्शन है वो कंट्रोल कर रही है, मीन जो के वाई एल है, जो वाई डायरेक्शन में फैक्ट्री लेंथ है वो कंट्रोल कर रही है। तो वाई एक्सिस के अबाउट जो फैक्ट्री लेंथ है वो हमारे पास जो है वो 9 फीट जो है वो अनस्पॉटेड लेंथ है, और के की वैल्यू 1 है, तो ए वाई एल हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 1 9 फीट होगी। Beginning with the smallest shapes, the first one found that will work is a W8 by 58 with a design strength of 634 kgs. ओके, अब हम स्मॉलेस्ट शेप से स्टार्ट करेंगे W कैटेगरी में से। कॉलम रो टेबल्स के अंदर हम जाएंगे। कॉलम रो टेबल्स हैं, उसमें जो स्मॉलेस्ट हमारे पास W कैटेगरी है वो W8 की है। W8 वाले टेबल्स में हम जाएंगे W14 के टेबल। तो ये W8 के टेबल्स हैं। इसमें जो हमने अज्यूम किया है फैक्ट्री लेंथ के एल इक्वल टू 9 फीट, हमने वीक डायरेक्शन वाली जो फैक्ट्री लेंथ है वो ली है 9 फीट, उसके करस्पॉन्डिंग हम जो वो चेक करेंगे। 9 फीट के करस्पॉन्डिंग हमारी जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है वो 560 किप्स है। ओके, 9 के करस्पॉन्डिंग अगर हम जाते हैं तो ये आपके पास W8/58, ये क्रॉस सेक्शन अवेलेबल है W8/58। इससे अगर हम नीचे जाते हैं तो हमारे पास कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, 521 हो जाएगी। इसमें इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो अवेलेबल ऑप्शन है W8/58 है। ये आप शेप जो है वो चूज़ कर लेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एक्सिस कौन सा है। स्ट्रॉन्ग एक्सिस के अबाउट जो इक्विवेलेंट फैक्ट्री लेंथ है वो कैलकुलेट करेंगे। इक्विवेलेंट फैक्ट्री लेंथ कैलकुलेट करने के लिए के एक्स एल को आप डिवाइड करेंगे आर एक्स और आर वाई रेशियो से। के एक्स एल हमारे पास 18 फीट है, यहाँ पे टोटल अनस्पॉटेड लेंथ 18 फीट मल्टीप्लाई बाई के की वैल्यू 1 है, तो के एक्स एल जो है वो हमारे पास 18 फीट है। इसको हम डिवाइड करेंगे आर एक्स और आर वाई रेशियो से। आर एक्स और आर वाई रेशियो इस सेक्शन के लिए जो हमने चूज़ किया 1.74 है, ये आपको टेबल में से मिल जाएगा जो आपने सेक्शन चूज़ किया W8/15, उसके उसी पेज के ऊपर बॉटम पे कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन हैं, इसमें आर एक्स और आर वाई रेशियो भी गिवन है। ठीक है, ये आर एक्स और आर वाई की रेशियोज़ गिवन हैं। W8/58 के लिए आर एक्स आर वाई रेशियो 1.74 है, तो ये आप यहाँ से वैल्यू ले लेंगे और इफेक्टिव लेंथ इक्विवेलेंट इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करेंगे कि जो इक्विवेलेंट इफेक्टिव लेंथ आएगी के एक्स एल ओवर आर एक्स और आर वाई, उसको आप कंपेयर करेंगे जो वीक एक्सिस की इफेक्टिव लेंथ है जो कि 9 फीट थी उसके साथ। अब हम चेक करेंगे कौन सा जो इफेक्टिव लेंथ है वो कंट्रोल कर रही होगी। तो इसका मतलब हमारे पास जो इक्विवेलेंट इफेक्टिव लेंथ है वो 10.34 फीट है जो कि 9 फीट से ज़्यादा है। मीन्स के एल एक्स और आर एक्स आर वाई जो इक्विवेलेंट इफेक्टिव लेंथ है वो ज़्यादा है के वाई एल से, तो इसका मतलब यह है कि इक्विवेलेंट इफेक्टिव लेंथ जो है वो कंट्रोल कर रही होगी इस शेप के लिए, जो शेप हमने चूज़ की है W8/58। अब हम दोबारा से जो है वो कैपेसिटी जो है वो रिवाइज करेंगे। हम चेक करेंगे कि इस सेक्शन की कैपेसिटी पहले हम जो है वो 9 फीट के करस्पॉन्डिंग ली थी हमने। अब चेक करेंगे कि 10.34 फीट के करस्पॉन्डिंग जो कि कंट्रोलिंग इफेक्टिव लेंथ है उससे करस्पॉन्डिंग इसकी कैपेसिटी ओके है या नहीं। हमें रिक्वायर्ड कैपेसिटी 560 किप्स चाहिए, तो 10 पॉइंट जो है हमारे पास 10.34 है, इसको आप 11 एज्यूम कर लें क्योंकि टेबल के अंदर डेसिमल पॉइंट्स के लिए वैल्यूज़ गिवन नहीं है, तो इसका ये आसान तरीका ये है कि आप इसको हायर साइड पे राउंड ऑफ कर लें, इसको 11 कंसिडर कर लें। 11 की अगर कॉरस्पॉन्डिंग अगर कैपेसिटी 560 से ज़्यादा है तो 10.34 के कॉरस्पॉन्डिंग ज़्यादा ही होगी। तो इसमें अब हम 11 के कॉरस्पॉन्डिंग देख लेते हैं।
11 के कॉरस्पॉन्डिंग इस सेक्शन की जो कैपेसिटी है वो 576 है, जो कि रिक्वायर्ड कैपेसिटी से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये सेक्शन जो है वो ओके है, हम इसको चूज़ कर सकते हैं। आप इंटरपोलेशन भी कर सकते हैं 10.34 के लिए 9 और 10 के दरमियान, या सिंपली 9 और 11 के दरमियान, 9 और 11, 9 और 10 और 11 के दरमियान इंटरपोलेशन करेंगे, या आप सिंपली 11 के कॉरस्पॉन्डिंग चेक कर लेंगे। अगर 11 के कॉरस्पॉन्डिंग कैपेसिटी ओके है तो 10.37 के कॉरस्पॉन्डिंग ऑटोमेटिकली ओके होगी। ओके, ये आपके पास एक शेप W8 कैटेगरी में से एक ऑप्शन आपके पास आ गई। अब नेक्स्ट W10 की कैटेगरी में से देख लें। उसमें जो है वो इसी तरह से आप चूज़ करेंगे। पहले आप अज्यूम करेंगे कि जो वीक एक्सिस वाली इफेक्टिव लेंथ है जो कि 9 फीट है वो कंट्रोल करेगी। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप W10 कैटेगरी में से सेक्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास जो है वो 9 के कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑप्शन अवेलेबल है वो ये ऑप्शन अवेलेबल है W10/49 या W10/54। 568 है, यहाँ पे हमारी रिक्वायर्ड कितनी है, 560 है, तो ये ओके है 568। लेकिन जो कि हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग जो एक्सिस हमने सेलेक्ट किया है वो गवर्न नहीं कर रहा, बल्कि इक्विवेलेंट इफेक्टिव लेंथ गवर्न कर रही है, जो कि थोड़ी ज़्यादा है, तो उससे कैपेसिटी जो वो कम भी हो सकती है। आप जो ये अगर सेलेक्ट करेंगे इसकी कैपेसिटी 11 के कॉरस्पॉन्डिंग भी ओके होगी। लेकिन अगर आप ये सेलेक्ट करते हैं W10/49, तो जब आप एक्चुअल जो इफेक्टिव लेंथ है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैपेसिटी हम चेक करेंगे तो वो रिक्वायर्ड से कम हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे बुक में जो है वो W10/49 जो वो यूज़ की गई है। W10/49 568 जो है वो इसकी कैपेसिटी है, जो कि रिक्वायर्ड से ज़्यादा है। इसको हम चूज़ करते हैं। इसके लिए RX और RY रेशियो जो है वो ले लें। RX और RY रेशियो इस केस में 1.71 है। तो इक्विवेलेंट इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे इस सेक्शन के केस में। KXL को डिवाइड करेंगे RX और RY रेशियो से और चेक करेंगे कि कौन सी जो आपके पास इफेक्टिव लेंथ है वो गवर्न कर रही है। तो इस केस में 10.53 गवर्न करेगी। 10.53 को 11 के जो 11 पे राउंड ऑफ करके 11 के कॉरस्पॉन्डिंग आप चेक कर लेंगे कैपेसिटी क्या है इस सेक्शन की। 11 के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो 532 है, जो कि रिक्वायर्ड से कम है। यहाँ पे 10 W10/54 जो है वो इसकी कैपेसिटी जो है वो 560 सॉरी 11 के कॉरस्पॉन्डिंग जो कैपेसिटी आ रही है वो 532 है, जो कि रिक्वायर्ड से कम है। रिक्वायर्ड हमारी 560 किप्स है। इसका मतलब यह है कि ये शेप जो है वो यूज़ नहीं की जा सकती, इसकी कैपेसिटी कम है। उसके बाद नेक्स्ट हायर शेप यूज़ कर लिया इसने W10/54। इससे नेक्स्ट हायर जो W10/54 यूज़ कर लिया है, उसके लिए RX RY रेशियो सेम है। और KXL जो है वो अगर RX RY रेशियो सेम है, इट मीन्स KXL ही गवर्न करेगी, जो कि प्रीवियस सेक्शन के केस में थी। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कैपेसिटी है इस सेक्शन की 11 के कॉरस्पॉन्डिंग वो 585 है, जो कि रिक्वायर्ड से ज़्यादा है। 560 रिक्वायर्ड से ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि ये शेप W10 कैटेगरी में से ये शेप जो है वो चूज़ की जा सकती है। उसके बाद W12 की कैटेगरी में से चूज़ करेंगे। W12 की कैटेगरी में से चूज़ करने के लिए आप जो है वो W12 वाले टेबल्स में जाएंगे। W12 के टेबल में आप उसी तरह से ज्यूम करेंगे कि वीक एक्सिस गवर्न कर रहा है, मीन्स 9 फीट जो है वो गवर्न कर रही है। 9 फीट के कॉरस्पॉन्डिंग
जो है वो आप कैपेसिटी चेक कर लें। नाइन फीट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो अवेलेबल शेप है वो ये वाली है W12/53, W12/53। और इसके लिए जो RX/RY रेशो है वो 2.11 है। 2.11 को आप जो है वो यूज़ करके इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट कर लें, इक्वलेंट इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट कर लें। 8.53 है जो कि 9 फीट से कम है। इसका मतलब यह है कि अब इस केस में जो वीक एक्सिस है, जो वाई एक्सिस है वो गवर्न कर रहा है, 9 फीट जो इफेक्टिव लेंथ गवर्न कर रही है। तो 9 फीट के कॉरस्पॉन्डिंग जो कैपेसिटी है इसकी वो 611 किप्स है, जो कि ओके है, 560 से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि W12/53 हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है W12 की कैटेगरी में से। Determine the lightest W14. The lightest with the possibility of working is a W14/60. इसी तरह W14 की कैटेगरी में से एक चूज़ कर लेंगे। इस केस में हमारे पास W14/61 जो है वो अवेलेबल है W14 की कैटेगरी में से। और जितने भी हमने शेप्स चूज़ किए हैं उनमें से जो स्मॉलेस्ट वेट वाली शेप है वो आप यूज़ कर लेंगे। W14/61 है, ये W12/53 थी। उससे पहले हमने W10/54 सेलेक्ट की थी और W8 में से W8/58 सेलेक्ट की है। तो इसका मतलब 53 वेट वाली जो शेप है जो कि W12/53 है वो मोस्ट इकोनॉमिकल है, हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो अगर इफेक्टिव लेंथ डिफरेंट है डिफरेंट एक्सिस के अबाउट, आप इस तरह से डिज़ाइन करेंगे। आप पहले वीक एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग जो इफेक्टिव लेंथ है वो अज्यूम करेंगे कि वो कंट्रोल कर रही है, उसको यूज़ करते हुए कोई एक सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर उस सेक्शन की जो RX/RY की रेशियो है उससे इक्विवेलेंट इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे इसको कि YL के साथ, और इन दोनों में से जो गवर्न कर रही होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कि एक्चुअल लोड कैपेसिटी होगी वो देख लेंगे। और अगर वो आपके रिक्वायर्ड लोड कैपेसिटी से ज़्यादा है तो सेक्शन ओके है। तो इस तरह से आप जो है वो डिज़ाइन करेंगे। और उसके बाद सामने प्रॉब्लम्स हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, ये आपने करना। सर जी सर ये तो हमने हर टाइप से एक एक वो सिलेक्ट कर लिया ना, एंड में फिर क्या एंड में मैंने आपको बताया कि कैसे? आपके पास 3-4 जितने भी आपके पास ऑप्शन आ जाएंगी उनमें से जो कम वेट वाली जो ऑप्शन होगी वो आप यूज़ कर लेंगे। इस तरह यहाँ पे फाइनल हमारा आंसर जो है वो W12/53 है। ठीक है, हमने जो ऑप्शन चूज़ किए हैं वो हमने स्टार्ट किए W8/58 से। ठीक है, W8/58 एक ऑप्शन है हमारे पास, W10/54 सेकंड ऑप्शन है, W12/53 थर्ड ऑप्शन है और W14/61 फोर्थ ऑप्शन है। अब इन चारों में से जो मिनिमम वेट वाली ऑप्शन है वो हम चूज़ कर लेंगे जो कि W12/53 है। ठीक है, सही सर। अगर तो आपको एक कैटेगरी बता दी गई है, फॉर एग्जांपल W12 में से आपने चूज़ करना है या W14 में से चूज़ करना है, डेप्थ की जो कैटेगरी है वो आपको स्पेसिफाई कर दी गई है, फिर तो आप सिर्फ उसी कैटेगरी में से शेप सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ W शेप स्पेसिफाई की गई है, उसकी डेप्थ स्पेसिफाई नहीं की गई, तो फिर आप हर डेप्थ की जो कैटेगरी है उसमें से एक एक जो लार्जेस्ट शेप है वो सेलेक्ट कर लेंगे और एंड पे जो उन सब में से जो लार्जेस्ट शेप होगी वो आप यूज़ कर लेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर जी सर ये तो अली भाई ने ग्रुप से रिमूव कर दिया तो उसमें क्लास का पूछा था सर। आप इररिलेवेंट सर आप इनबॉक्स क्वेश्चन है ना मैसेज किया कर कर, नहीं सकते आपको। आप क्लास का बिना पूछे सर क्या सर करें? क्लास का मैंने सर सर क्लास का इंटरनेट पूछा था पहले सर तो अली इंटरनेट भाई बहुत ने स्लो मैंने सर आप इंटरनेट बहुत मैंने स्लो हुआ आपको पड़ा है, वो यहाँ पे बार बार आपको रिक्वेस्ट भेज मैंने भेज आपको रहे हैं, यहाँ वो पे पता नहीं बता कैसे दिया कि कैंसिल हो जाती क्लास है। मैं एंड कर रहा हूँ खुद, नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं दोबारा से सेशन स्टार्ट करता हूँ, तो फिर वहाँ पे सर आवाज की बता दे रहे हैं सर, इंटरनेट पहले सही नहीं चल सेंड रहा, करने की आवाज सर नहीं वो आ रही, क्या हो इंटरनेट रहा स्लो होता है सर, पता नहीं है? एंड चलता। पे ना आवाज नहीं आती देखिए, मुझे पता है आपने सर, किस वो एकदम उसमें बंद हो क्लिक जाता है, करा है। फिर तो ठीक है, परेशान हो जाता है, क्या हो गया?
तो मैसेज इसमें ही जो है करके वो पूछेंगे सर। जी सर। आप सिर्फ क्वेश्चन सर पूछ समझ सकते नहीं हैं, आ रही। आप सिर्फ क्वेश्चन पूछ सकते हैं ग्रुप के अंदर। इससे अलावा को अगर आप मैसेज करेंगे तो आपको रिमूव कर देंगे, ठीक है। स्टील स्ट्रक्चर का ग्रुप है करें उसके सर, अंदर। इस दफ़ा तो ऐड करें, फिर हम आगे से ध्यान रखेंगे इसमें। हाँ ठीक है, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछेंगे सिर्फ, उसके अलावा कोई डिस्कशन नहीं होगी, ठीक है। सर एक क्वेश्चन ये है कि जो सर स्लाइड्स आपने जो शेयर की हैं एलएमएस पे, जी जी। मतलब लेक्चर 8 से लेकर लेक्चर 16 तक, तो वो तो उसमें सारा लेक्चर 6 वाली स्लाइड्स हैं, ये वाली तो उसमें नहीं मिली हमें। नहीं ये आप उनको छोड़ दें, वो जो मैंने एलएमएस पे एक जिप फाइल अपलोड की हुई है ना, जो जी पीडीएफ जी, जिप फाइल्स हैं, फाइल है उसमें तो। जी, उसमें सारी आप लेक्चर 6 पड़े होंगे। उसको छोड़ दें, आप वो छोड़ दें। आपको मैं सर ये अभी व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो है वो स्लाइड्स शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये 9 और 10 की भी मैंने पिछले वीक में ओके शेयर सर, कर दी ओके थी। ठीक आप है इन्हीं सर। को यूज़ करें, वीडियोस देखें और इन सर स्लाइड फिर पे। अली भाई को बोलें पहले हमें ऐड कर दें, तभी हमें स्लाइड मिल जाएंगी, ऐसे तो नहीं मिलेंगी। तो आपको ये तो पिछले वीक में मैंने शेयर कर दी थी, वो आपको मिल गई होंगी, उस वक्त तो आप ग्रुप में ही थे। ये पिछले वीक में सर मैंने नहीं सर अभी मुझे मिली सर, वो पहले सर लेक्चर 6 तक पढ़ी हुई है, उससे आगे नहीं मिली। नहीं, मैं ग्रुप में बाकायदगी से हर जी जिस वीक में जो लेक्चर होना होता है उससे रिलेटेड स्लाइड लेक्चर से पहले जो है वो शेयर कर देता हूँ। लेक्चर नंबर 10 तक सारी जो चलें स्लाइड सर वो मैं देख शेयर लेते कर चुका हूँ। मैं दोबारा से सारी स्लाइड जो है वो आज शेयर कर देता हूँ, ठीक है। हैं। ओके सर। ओके, सर इन्हें बोलें कि ऐड कर दें हमें, ठीक है। अली मैं भाई को। अली ये सर वो चारों को, ओके। अली इन सबको ऐड कर दें दोबारा ग्रुप में। जी आपको ऐड कर दिया गया मैंने जी। सर ये जो स्ट्रक्चर के फर्स्ट 4 लेक्चर है उसके लिए भी ना आप ऑनलाइन सेक्शन रख रहे हैं। तो वो आप बताएंगे मुझे कब आप जो है वो रखना चाहते हैं। सर रिफ्रूक टाइम डिसाइड कर लेना कोई भी तो आप उनसे कहें वो आप। खुद ही डिसाइड कर लें, मुझे बता दें, मैं उस टाइम पे ले लूँगा। जब जो भी टाइम आपको सूट करता है वो आप सिलेक्ट कर लें। ठीक हो गया सर, आप मैं आपस में बता डिस्कस कर देंगे। लें, आपस में डिस्कस करके जो टाइम डिसाइड करें वो मुझे बता दें। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। ठीक हो गया। जी जी। सर ये दोनों सब्जेक्ट्स के स्लाइड शेयर कर